नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी लोक साहित्य पढ़ाने जा रहा हूँ। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य क्या होता है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को सामान्य परिचय देने जा रहा हूँ। अगर हम लोग देखेंगे तो नागपुरी जो लोक साहित्य है, तो दोस्तों नागपुरी जो लोक साहित्य है, अगर साहित्य की बात करेंगे, अभी लोक साहित्य नहीं, अगर साहित्य की बात करेंगे तो साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें? एक है नागपुरी लोक साहित्य और दूसरा है शिष्ट साहित्य। ठीक है। अब नागपुरी लोक साहित्य जो अपने आप में है, वह नागपुरी लोक साहित्य किसको कहेंगे? जो लोगों के द्वारा मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो चलता आया है, जो कि लिखित रूप में नहीं है, वह प्राचीन काल में मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलते आया है, उसे लोक साहित्य कहेंगे। लेकिन शिष्ट साहित्य में क्या है दोस्तों? और यहाँ जो लोक साहित्य है, लोक साहित्य में सामाजिक भावना प्रज्वलित रहता है, जबकि शिष्ट साहित्य में व्यक्तिगत भावना प्रज्वलित रहती है। व्यक्तिगत इसलिए कि शिष्ट साहित्य लिखित रहता है और किसी खास व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है, इसलिए इसे शिष्ट साहित्य कहते हैं। और जो शिष्ट साहित्य होता है उसमें बनावटी तत्व ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उसमें अलंकार होते हैं, उसमें रस होते हैं। लेकिन जो लोक साहित्य होता है वह पूरी तरह से व्यवहारिक होता है, हमारे जीवन में गुजरे हुए पल को एकदम हूबहू उतारने वाला बात होता है, और यह समय समय पे बदल भी जाता है, जिस कारण से यह अपनी उत्तेजना बना हुआ रहता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगर लोक साहित्य की बात करें तो लोक साहित्य में हमारा बहुत कुछ समाहित है। लोक साहित्य में ही दोस्तों लोक कथा आता है, लोक गाथा आता है, लोक नाटक आता है, और अब हमारा लोक गीत भी आता है, और लोक सुभाषित आता है। और इसी लोक सुभाषित के अंतर्गत दोस्तों हमारा मुहावरा, कहावत, बुझवल, ये सब आता है, जो हमें सिलेबस में पढ़ना है। तो आप लोग बस MHS क्लासेस के साथ चैनल पे बने रहें। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ इतने अच्छे से बताऊंगा कि आप लोगों का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसके लिए आप लोगों को चैनल पे बने रहना है। आज बस आप लोगों को सामान्य परिचय देने जा रहा हूँ। कल मैं इस तरह से एकदम इसको इतना इजीली बना दूंगा कि कल के बाद आप लोग चाह के भी लोक साहित्य को भूल नहीं पाएंगे, एकदम आपके दिमाग में छप जाएगा दोस्तों। ऐसा एकदम आसान, एकदम सरल भाषा में बताऊंगा। बस आज सामान्य परिचय है, जो कि थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, लेकिन आप धीरज बनाए रखें। आपको कल तक धीरज बनाए रखें। कल के बाद आपको यह जो डिफ़िकल्टी लग रहा है वह कल आपको एकदम इजी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए आज हम लोग लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। इसमें हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे, कौन सा विद्वान क्या कहा है, क्षेत्र के आधार पर देखेंगे, ये सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। लोक साहित्य लोक वार्ता का एक अंग माना जाता है। लोक वार्ता का ही एक अंग है दोस्तों, जो बोली चाली है उसी का एक अंग माना जाता है। वास्तव में लोक साहित्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। जो लोक जीवन है, हमारा जो सामान्य सामाजिक जीवन है, उसी का अभिव्यक्ति है लोक साहित्य। यह जीवन से घनिष्ठ संबंध रखता है। यह हमारे जीवन से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखता है, अर्थात हमारे जीवन में रचा बसा रहता है। विद्वानों ने लोक साहित्य को अंग्रेजी के फोक लिटरेचर का शाब्दिक अनुवाद माना है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, जो विद्वान हैं उन विद्वानों ने लोक साहित्य को अंग्रेजी का फोक लिटरेचर का शाब्दिक अनुवाद माना है। ठीक है, अंग्रेजी का फोक लिटरेचर का, इसे याद रखिएगा। फोक के विषय में इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में बताया गया है कि आदिम समाज में तो उसके समस्त सदस्य ही लोक अर्थात फोक होते थे। अर्थात यहाँ क्या कहा जा रहा है? पुराना जो समाज था प्राचीन काल में, उसमें समस्त लोग ही लोक कहलाते थे, अर्थात उन्हीं के द्वारा, समस्त लोगों के द्वारा वार्ता की जाती थी। और विस्तृत अर्थ में तो इस शब्द से सभ्य राष्ट्र की समस्त जनसंख्या को भी अभिहित किया जा सकता है। और वर्तमान में इस जो फोक शब्द है उससे पूरे सभ्य राष्ट्र का जितने भी जनसंख्या है उन सबको समाहित किया जाता है।
किंतु सामान्य प्रयोग में पाश्चात्य प्रणाली की सभ्यता के लिए ऐसे संयुक्त शब्दों में जैसे लोकवार्ता, लोकवार्ता, फोकलोर, लोकगीत, फोक म्यूजिक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लोक का अर्थ क्या हो जा रहा है, फोक हो जा रहा है, और वार्ता मतलब बात हो रहा है। यहाँ लोकगीत जो है उसको हम लोग फोक म्यूजिक कहते हैं। ठीक है, आदि में इसका अर्थ संकुचित होकर केवल उन्हीं का ज्ञान कराता है। अभी देखिए जैसे लोक वार्ता हुआ तो इसको अगर हम लोग फोकलोर कर देंगे तो सिर्फ एक वार्ता की बात हो रही है। फोक म्यूजिक कहेंगे तो सिर्फ एक गीत की बात हो रही है। जबकि यह प्राचीन काल में अगर लोकगीत कहेंगे तो इसमें पूरे समाज की जितने भी तरह के भी गीत है, चाहे वह संस्कार से गीत संबंधित हो, वह विवाह से संबंधित गीत हो, वह बालक से संबंधित गीत हो, चाहे वह पूजा से संबंधित गीत हो, जितने प्रकार के गीत थे सभी समाहित हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान में इसका क्या है, यह संकुचित हो जा रहा है इंग्लिश के मायने के अनुसार। जो नागरिक संस्कृति और संविदा शिक्षा की धाराओं से मुख्यतः परे है, जो निरक्षर भट्टाचार्य है अथवा उन्हें मामूली सा अक्षर ज्ञान नहीं है, ग्रामीण और गंवार। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अभी इसका एकदम संकुचित हो गया है, और जो वर्तमान में हमारा ग्रामीण इलाका है, जो गंवार है, जो निरक्षर है, उसमें यह मूल्य अंतर दिखाता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे किसी विद्वान के अनुसार क्या कहा गया है उसके बारे में देखते हैं। पंडित राम नरेश त्रिपाठी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, इसे याद रखिएगा, ने फोक के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग किया है। आपको पूछ देगा ग्राम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लोक साहित्य में कौन किया है, तो कौन किया है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा ग्राम शब्द, फोक का अर्थ इन्होंने ग्राम से लगाया है। ठीक है, और वर्तमान में फोक का अर्थ एकदम संकुचित हो गया है किसी खास इलाके को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे जो राम नरेश त्रिपाठी है उसने पूरे फोक को ग्राम कहा है। उनका कथन है कि मैंने गीतों का नामकरण ग्राम गीत शब्द से किया है। इन्होंने गीतों को क्या कर दिया, गीत का नाम कैसे कर दिया, ग्राम गीत, अर्थात पूरे ग्राम के द्वारा यह गीत प्रचलित है, ऐसा कह के इसे लोकप्रिय बनाया। क्योंकि गीत गांवों की संपत्ति होती है, गीत जो है यह गांवों की संपत्ति है। शहरों में तो ये प्रवासी है, जन्मे नहीं है। शहर में यह जन्म नहीं हुआ है गीत का, यह गीत का जन्म गांव में ही हुआ है। शहर में तो यह प्रवासी की तरह जीवन गुजारता है, कौन, जो गीत होता है वो। इसलिए उन्होंने ग्राम गीत शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए इस गीत का जन्म जहाँ से हुआ उसी को यह नाम दिया ग्राम गीत। ठीक है, तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार ऐसा है दोस्तों। अब आगे हम लोग देखते हैं डॉक्टर मोतीचंद के अनुसार। डॉक्टर मोतीचंद जी ने ग्राम शब्द के लिए जन शब्द का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जन शब्द का प्रयोग कौन किया उस गीत के लिए, तो डॉक्टर मोतीचंद ने। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी ने ग्राम शब्द का प्रयोग किया था, जबकि मोतीचंद ने जन शब्द का प्रयोग किया। ऋग्वेद में भी जन शब्द का प्रयोग मिलता है। अगर हम लोग ऋग्वेद देखते हैं इतिहास में जो हमारा 4 वेद है उसमें से ऋग्वेद हम लोग देखते हैं जो सबसे बड़ा वेद है, उसमें जन शब्द का प्रयोग भी हम लोग को मिलता है। इस दृष्टि से इनको जनगीत या जन साहित्य कहा जा सकता है। इसी कारण से इस लोकगीत को हम लोग क्या कहेंगे, जनगीत या जन साहित्य भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है मोतीचंद ने जो लोकगीत को जनगीत कहा है, याद रखिएगा। इसी तरह डॉक्टर नामवर सिंह, अच्छा आगे एक अगला विद्वान है दोस्तों, नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह ने कहा है जन साहित्य औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न समाज व्यवस्था की भूमिका में प्रवेश करने वाले सामान्य जन का साहित्य है। और यह प्रश्न दोस्तों आपका यहाँ पे जो भी जैसे से रिलेटेड एग्जाम हुआ था, पंचायत सचिव या राजस्व कर्मचारी, दोनों में से किसी एक एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। यह प्रश्न पूछा गया है किसने जन साहित्य का औद्योगिक क्रांति कहा है, लोक साहित्य को किसने जन साहित्य का औद्योगिक क्रांति कहा है, तो कौन कहा है, डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। याद रखिएगा इसे। ठीक है, तो यहाँ पे भूमिका में प्रवेश करने वाले जन सामान्य का यह साहित्य है। औद्योगिक क्रांति में जो प्रवेश कर गया है उन्हीं लोगों का यह साहित्य है, ऐसा कहा गया है। किनके द्वारा, डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा।
अगला देखते हैं लोक साहित्य, जहाँ जनता के लिए जनता के ही द्वारा रचित साहित्य है। जैसे दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम लोग लोकतंत्र की परिभाषा देखते हैं तो लोकतंत्र की परिभाषा में क्या होता है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन है। वैसे ही हमारा लोक साहित्य भी है, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही रचित एक साहित्य है। ठीक है, जहाँ जन साहित्य जनता के लिए व्यक्ति द्वारा रचित साहित्य है और यह जनता के द्वारा व्यक्तियों के लिए रचित एक साहित्य है। लोक साहित्य भी व्यक्तियों द्वारा ही रचा जाता है और हम लोग देख चुके हैं कि लोक साहित्य जो है वह किसी व्यक्तियों के द्वारा ही रचा जाता है, लेकिन उसमें कोई व्यक्ति जो है वह व्यक्ति विशेष का अपना नाम दर्ज नहीं कराता है, बल्कि वह पूरे समाज को सामने रख के करता है। परंतु वह रचयिता व्यक्ति अपने संपूर्ण श्रोता समाज का प्रतिनिधित्व करता है और उस समाज में जितने लोग हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व वह व्यक्ति अकेले करता है और इसे ऐसा समझा जाता है कि वह खास उसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, बल्कि वह जितने भी श्रोता उस समाज में सम्मिलित है उन सभी के द्वारा रचित यह साहित्य है। ठीक है, इसीलिए इसे समाज का प्रतिनिधित्व कहा गया है। आगे देखते हैं डॉक्टर कुंज बिहारी दास। ठीक है, नेक्स्ट विद्वान है डॉक्टर कुंज बिहारी दास। अब डॉक्टर कुंज बिहारी दास क्या कहे हैं उनको देखते हैं। लोकगीत उन लोगों के जीवन की अनायास प्रवाहात्मक अभिव्यक्ति है जो सुसंस्कृत तथा सुसभ्य प्रभावों से बाहर कम या अधिक रूप में आदिम अवस्था में निवास करते हैं। यहाँ कुंदन बिहारी का क्या कहना है, कुंज बिहारी का, कि जो भी लोकगीत है वह जो है हमारा सुसंस्कृत अर्थात जिसकी संस्कृति बहुत ही सभ्य हो और जो सभ्य लोग हैं उन लोगों से बाहर जितने भी लोग निवास करते हैं उन सबों का ही क्या है, प्रवाह और अभिव्यक्ति को ही यहाँ पे लोकगीत कहा गया है। ठीक है, किसके द्वारा, तो डॉक्टर कुंज बिहारी के द्वारा। इसी तरह दोस्तों आगे देखते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा। वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा क्या कहा गया है, लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है। लोक जो है हमारे जीवन का क्या है, समुद्र है और समुद्र में भी सबसे बड़ा समुद्र बताया गया है। इसमें भूत भविष्य वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है, इसलिए इसे महासमुद्र कहा गया है, क्योंकि इसमें भूतकाल भी होता है, इसमें भविष्य भी समाहित रहता है और भविष्य के साथ साथ इसमें वर्तमान भी छिपा हुआ रहता है। लोक राष्ट्र का अमर स्वरूप है। जो लोक है वह राष्ट्र का अमर स्वरूप है। यहाँ पे हम लोग पॉलिटी के हिसाब से देखते हैं तो हम लोग पॉलिटी में भी क्या देखते हैं, किसी राष्ट्र के लिए लोक ही उसका आधार होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे लोक साहित्य में भी लोक ही उस राष्ट्र का आधार माना गया है, उस साहित्य का आधार माना गया है। किसके अनुसार, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार। लोक संबंधी सभी ज्ञान और अध्ययन में सब शास्त्रों का पर्यावसान है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, लोक संबंधी सभी ज्ञान और अध्ययन में सब शास्त्रों का यह पर्यायवासान है, अर्थात सभी शास्त्रों में इसका समायोजन ऑटोमेटिक हो जाता है। किसका, लोक का, अर्थात जन सामान्य का, ऐसा माना गया है लोक साहित्य के अंतर्गत। अर्वाचीन मानव के लिए लोक सर्वोच्च प्रजापति है। यह पुराने ज़माने की बात है, तो उसमें सर्वोच्च प्रजापति भी किसको माना गया था, लोक को माना गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार। डॉक्टर सत्येंद्र दोस्तों जो बहुत ही बड़े विद्वान हैं, इन्हीं के बंटवारे, इन्हीं का जो भेद दिया है, अर्थात इन्होंने जो लोक साहित्य को जैसे बांटा है वैसे ही बांटने का प्रावधान भी प्रचलित है, अर्थात उसे ही सर्वमान्य माना गया है। तो इसलिए यह विद्वान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। लोक की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है। लोक उसको मानेंगे जो कि अभिजात अर्थात अपने आप को बड़ा संस्कार वाला नहीं समझता और जो अपने आप को एकदम शास्त्रीय अर्थात उच्च विद्वान कोटि का नहीं मानता और जो अपने आप को पंडित चेतना
के इन सभी अहंकारों से अपने आप को जो दूर रखता है उसे ही लोक मनुष्य समाज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उसे ही लोक कहा जाएगा, उसे ही समाज का मनुष्य माना जाएगा। अर्थात उन्हीं के द्वारा यह लोक जो लोक साहित्य है उसका प्रभाव चारों तरफ पड़ा है और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। और यहाँ पे जो भी परंपरा है उन प्रवाह के में ही वह क्या करता है, अपने आप को समाहित रखता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, लोक मनुष्य कहेंगे। किसके अनुसार, तो डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार। बहुत बड़ी बात कह दी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ईर्ष्या, घमंड या अपने आप को बड़ा, अमीर, गरीब ये सब से दूर रखने की बात कहा है। सिर्फ मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में अपने आप को छाप छोड़ने की बात कही है डॉक्टर सत्येंद्र ने। आगे देखते हैं डॉक्टर शकुंतला वर्मा। डॉक्टर शकुंतला वर्मा ने क्या कही है, अब हम लोग इसको देखते हैं। वास्तव में हमारा लोक साहित्य संस्कृति की उच्चतम भावनाओं को अपनी अपरिष्कृत भाषा में संजो कर रखता है। यहाँ पे यह जो बता रही है कि हमारा जो लोक साहित्य है वो हमारी संस्कृति की उच्च भावनाओं में क्या है, अपनी संजो कर रखा हुआ है, यही हमारा लोक साहित्य है। आगे देखते हैं डॉक्टर सत्येंद्र ने और भी परिभाषा देने के उपरांत में क्या कहा है। डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य की परिभाषा इस प्रकार दी है। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार अब लोक साहित्य की परिभाषा हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, परिभाषा। अब परिभाषा में लोग क्या क्या कहे हैं, इसमें तो परिभाषा में हम लोग लोक साहित्य में लोक शब्द का व्याख्या अभी तक देख रहे थे। अब हम लोग लोक साहित्य का परिभाषा देखते हैं। लोक साहित्य के अंतर्गत वह समस्त बोली या भाषागत अभिव्यक्ति निवास करती है जिसमें आदि मानव के अवशेष उपलब्ध हो। जिसमें क्या मानव के दोस्तों, आदि मानव अर्थात प्राचीन मानव के भी अवशेष जिसमें विद्यमान हो, उसी की अभिव्यक्ति और भाषा को हम लोग क्या कहेंगे, लोक साहित्य कहेंगे। वे लोक की जो भाषा और अभिव्यक्ति है अर्थात बिना बनावटी के जो उस पीढ़ी से चलते हुए हमारे पीढ़ी तक आया है और वैसे ही है, अभी तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसे ही लोक साहित्य कहा जाएगा। किसके अनुसार, तो डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार। दूसरा देखते हैं, परंपरागत मौखिक कर्म से उपलब्ध बोली या भाषागत अभिव्यक्ति हो जिसे किसी भी कृति ना कहा जा सके, जिसे श्रुति ही माना जाता हो और जो लोकमानस की प्रवृत्ति में समाई हुई हो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये अर्थात वैसी लोक साहित्य जो कि पूरी तरह से क्या हो, मौखिक हो, जो कि लिखित नहीं हो और वह किसी व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्त किया गया हो, और यह किसी खास एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि पूरे समाज के द्वारा जितने लोग भी उसे सुनते हैं और यह सुनने के दौरान ही पूरे लोक के जनमानस में बस गया हो, उसे ही हम लोग क्या मानेंगे, लोक साहित्य मानेंगे। किनके अनुसार, तो यह सत्येंद्र के अनुसार। दो परिभाषाएं दी है दोस्तों। ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कहा है इन्होंने, कृतित्व हो किंतु वह लोकमानस के सामान्य तत्वों से युक्त हो। यहाँ पे यह कृतित्व तो हो हुई, लेकिन यह लोकमानस के समान तत्वों को उसमें समाहित होना चाहिए। उसके किसी व्यक्तिगत के साथ संबंध रहते हुए भी लोग उसे अपने ही व्यक्तिगत की कृति स्वीकार करें। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें हमेशा क्या होना चाहिए कि लोक समूह का व्याप्त होना चाहिए, यहाँ व्यक्तिगत भावना को स्वीकार नहीं किया गया है। तीसरा में इसमें पूरे समाज का समायोजन की बात कही गई है। यह व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ा है, क्योंकि अगर हम लोग याद करेंगे तो हम लोग किसी भी कहानी को क्या होता है, कोई भी कहानी या कथा, यही सब तो लोक साहित्य है और इसे घर के किसी बूढ़े सदस्यों के द्वारा कहा जाता है। लेकिन इसे ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि यह सिर्फ वही बूढ़े लोगों का ही लोक साहित्य है, बल्कि यह समझना चाहिए कि ये हम सभी का लोक साहित्य है, लोक कथा है। तो ऐसे ही यहाँ पे इस पॉइंट में कहा गया है। आगे देखते हैं, डॉक्टर सत्येंद्र ने मानस शब्द का प्रयोग वाई.एम. सोकोलोव की रसन फोकलोर नामक पुस्तक में प्रयुक्त संस्कृति शब्द के स्थान पर किया है। यहाँ पे किसका, वाई.एम. सोकोलोव की रसन
फोकलोर, रसन फोकलोर एक पुस्तक है, उसमें जो यहाँ मानस शब्द हुआ है उसका संस्कृति के शब्द के स्थान पर प्रयोग किया है। मानस शब्द, यहाँ पे जो संस्कृति था, संस्कृति किसी एक समाज के लिए होता है, लेकिन मानस अगर देखा जाए, मानस अर्थात पूरे जन समुदाय को ही कहा जाता है। संस्कृति सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर मानस बोल दिया जाए, जन समुदाय बोल दिया जाए, तो यहाँ पे सभी जन समुदाय को शामिल किया जाता है। उसी को डॉक्टर सत्येंद्र ने शामिल किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। रसन फोकलोर का अंग्रेजी अनुवाद 1985 में 50 में कैथराइन रोज स्मिथ ने न्यूयॉर्क में किया था। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। सोक्लो ने इस पुस्तक में लोकवार्ता की प्रवृत्ति पर विचार करते हुए लिखा है, लोकवार्ता की वस्तु और रूप में प्राचीन संस्कृतियों के अवशेष की उपस्थिति ना मानना असंभव है। यहाँ पे उसी तरह की बात कही है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका अर्थ है कि लोकवार्ता में प्राचीन संस्कृतियों का अवशेष निश्चित रूप से रहता ही है। यहाँ पे निश्चित रूप से रहेगा ही अवशेष, जो प्राचीन संस्कृति है उसका। यही लोक साहित्य का पहला तत्व है कि इसमें प्राचीन जो तत्व है, प्राचीन जो संस्कृति है उसका तत्व समाहित होगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसी संस्कृति शब्द के स्थान पर डॉक्टर सत्येंद्र ने मानस शब्द का प्रयोग किया है। इसी संस्कृति शब्द के स्थान पर डॉक्टर सत्येंद्र ने क्या शब्द लिया है? मानस शब्द लिया है दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिएगा, यह प्रश्न बन सकता है। डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य को वाणीगत अभिव्यक्ति माना है। यह वाणीगत अभिव्यक्ति है, अर्थात बोला हुआ अभिव्यक्ति माना है, और किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि पूरे समाज के द्वारा। डॉक्टर सत्येंद्र ने आगे कहा है कि वाणीगत अभिव्यक्ति में संस्कृति की छाप को सुरक्षित रखने वाला स्थूल तत्व प्रायः नहीं होता। और यहाँ पे संस्कृति जो है वह किसी अभिव्यक्ति का जो कहता है, जो कहानी कहता है या कोई कथा कहता है या गीत कहता है, उसमें संस्कृति का तत्व देखने को नहीं मिलता है, बल्कि वह जन समुदाय का एक भाषा या वाणी होता है। उस संस्कृति से जिस मानस का तादात्म्य रहता है वह मानस वाणी में अवश्य प्रकट होता है। और यहाँ बोला जा रहा है जो मानस या जो मनुष्य उस वक्त उस वाणी को या उस साहित्य को बोलता है, उसी का वह अभिव्यक्ति प्रकट होता है। उसी मानस के अनुकूल लोक साहित्य की वस्तु और उसका स्वरूप प्रकट होता है, यही चीज़ को बोला गया है। इसलिए आदिम मानस विशेष उपयुक्त है। यहाँ इसलिए बोला गया कि आदिम मानस विशेष उपयुक्त है क्योंकि उन लोगों का छाप देखने को मिलेगा ही। आदिम शब्द भी निजी अर्थ रखता है, वह अंग्रेजी के प्रिमिटिव शब्द का स्थानापन्न है। यहाँ पे अंग्रेजी में जो प्रिमिटिव शब्द है उसी का स्थानापन्न शब्द क्या है? आदिम शब्द। ऐतिहासिक दृष्टि से आदिम मानव में जो गुण, धर्म और विशेषताएं होंगी उन्हीं का प्रतीक यह शब्द है। और यहाँ पे उन सब का जो आदिम यहाँ पे लिया है दोस्तों, तो उसका जो आदिम जनजातियों का जो गुण होगा, उसका जो धर्म होगा, इन सब की जो विशेषताएं होंगी, उन्हीं सब का यह प्रयुक्त, उन्हीं सभी के बारे में बदले में प्रयुक्त एक शब्द को ही हम लोग आदिम शब्द कह रहे हैं। ठीक है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि ये गुण, धर्म और विशेषताएं आदिम मानव में तो प्रत्यक्ष रूप में होंगी ही, अप्रत्यक्ष रूप में तो अत्यंत सभ्य एवं आधुनिक मानव में भी होंगी। यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से तो आदिम में होगा ही, और साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से हमारा आधुनिक मानव में भी ये सारे तत्व समाहित दिखते होंगे। व्यक्ति चाहे वह कितना ही सभ्य क्यों ना हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं आदिम संस्कार निश्चित रूप से मिलेंगे। यहाँ पे आगे बोला जा रहा है वर्तमान में कितने भी लोग सभ्य अपने आप को दिखाए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आदिम संस्कृति का छाप अवश्य देखने को मिलेगा। इस तरह आदिम मानव से लोक वार्ता एवं लोक साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। इसी तरह से बताया गया है कि इसी कारण से आदि मानव से लोक वार्ता और लोक साहित्य का घनिष्ठ संबंध बताता है। सभ्यता के प्रभाव से दूर रहने वाली अपनी सहजावस्था में वर्तमान जो निरक्षर जनता, उसकी आशा निराशा, हर्ष विषाद, जीवन मरण, लाभ हानि, सुख दुख की अभिव्यंजना जिस साहित्य में होती है उसे लोक साहित्य कहते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है दोस्तों? जिस सभ्यता में लोक साहित्य का विकास हुआ, उस सभ्यता में अगर लोक साहित्य में देखा जाए तो आशा और निराशा की बात अवश्य आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे खुशी की बात भी देखने को मिलेगी। वहाँ जीवन और मरण से संबंधित कुछ न कुछ कथाएं या गीत आपको प्रचलित देखने को मिलेगी। वहाँ लाभ हानि का भी तत्व आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इसे लोक साहित्य का समाहित तत्व
माना गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक साहित्य के परिभाषा कैसे दिया है। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक साहित्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, ऐसा मान लिया जा सकता है कि जो चीज़ें लोकचित्त से सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को आनंदोलित, चालित और प्रभावित करती है, वे ही लोक साहित्य, लोक शिल्प, लोक नाट्य, लोक कथानक आदि नामों से पुकारी जाती है। यहाँ पे द्विवेदी के द्वारा क्या कहा गया है, ऐसा कुछ शब्द जो है जो लोकचित्त से अर्थात जो किसी लोक के अर्थात मानव के जो उसका मन है, उसका जो चिंतन है, वहाँ से वह सीधे क्या होता है, उठता है और वह सर्वसाधारण को अर्थात सभी मानवों को क्या कर देता है, आनंदोलित कर देता है और उसके द्वारा उसी से वह क्या करता है, अपने आप को गति प्रवाह करता है अर्थात एक जगह से दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। और इसी प्रभाव को देखने के कारण ही इसमें क्या होगा, इस लोक साहित्य में लोक शिल्प होगा, लोक नाट्य होगा और लोक कथा होगा, यह सब गमन करती है और इन्हीं नामों से यह सबको जाना जा सकता है। लोकचित्त शब्द के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए द्विवेदी ने आगे लिखा है। अब लोकचित्त को यह क्या कहा है दोस्तों, लोकचित्त तो यह दे दिया, लोकचित्त से यह सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण के पास यह तो पहुंचती है, लेकिन यह लोकचित्त शब्द क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। लोकचित्त से तात्पर्य उस जनता के चित्त से है जो परंपरा, प्राथित और बौद्धिक विवेचना, शास्त्रों और उन पर की गई टीका टिप्पणियों के साहित्य से अपरिचित होता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उस लोक का मानव का जो उपजाऊ है अर्थात उसके मन की जो बात है वह विभिन्न प्रकार के कटाच अर्थात उसकी तुलना करने अर्थात उस पर टीका टिप्पणी करने से इन सभी से अपरिचित रहता है। इसी कारण से इसे जनमानस का साहित्य कहा गया है, क्योंकि यह किसी के भी कहने से किसी भी तरह का उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यही लोकचित्त है। आगे देखते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लोक साहित्य की परिभाषा देते हुए कहा है, वास्तव में लोक साहित्य वह मौलिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो। यहाँ पे भले ही वह लोक साहित्य को किसी व्यक्ति ने गढ़ा हो, किसी व्यक्ति के द्वारा यह उत्पन्न किया गया हो, लेकिन पर वह जिसे सामान्य लोक समूह अपना सकता है। पर आज उसे यहाँ पे यह किसी व्यक्ति के द्वारा उपज हुआ था, लेकिन आज इसे पूरे जन सामान्य के द्वारा अपनाया गया है, उसे ही लोक साहित्य कहेंगे। किसके द्वारा ऐसा कहा गया, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा कहा गया। सभी का परिभाषा एकदम सेम है दोस्तों, बस एकदम हल्का हल्का डिफरेंस है, तो इसे को आपको याद रखना है। ठीक है, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा यह किसी एक व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न तो हुआ होगा ऐसा मान रहा है, लेकिन यह एक व्यक्ति के द्वारा उठ के फिर पूरे समाज के द्वारा वह समाहित हो गया, ऐसा माना गया है परिभाषा में धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा। ठीक है, लोक साहित्य परंपरा प्राप्त साहित्य है। यह परंपरा प्राप्त साहित्य है ही क्योंकि यह परंपरा से चली आई है। इससे हमारे पुराने इतिहास की कड़ियाँ जुड़ती है, क्योंकि लोक साहित्य हमारा पुराना चीज़ है और इसमें हमारी पुरानी इतिहास की जो भी कड़ियाँ हैं वह भी जुड़ते चली जाती है। मनुष्य की मानस ग्रंथियों पर प्रकाश पड़ता है और सामाजिक विकास के स्तरों को समझने में मदद मिलती है, और इसी से मनुष्य का जो भी है सामाजिक विकास उसको समझने में हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है, क्योंकि यह ऐतिहासिक रूप से एक कड़ी से जुड़ जाती है जिससे हमें उसका विकास को समझने में मदद मिलती है। आगे देखते हैं, श्री राहुल सांकृत्यायन ने की मान्यता है। श्री राहुल सांकृत्यायन दोस्तों, ठीक है, यह नेक्स्ट विद्वान है। इनके द्वारा क्या कहा गया है, लोक साहित्य के पीछे शिष्ट साहित्य की तरह एक लंबी परंपरा है। लोक साहित्य के पीछे भी शिष्ट साहित्य की तरह एक लंबी परंपरा इन्होंने बताई है, जो शिष्ट साहित्य से कहीं अधिक बड़ी है। और इन्होंने माना है कि जो लोक साहित्य है वह शिष्ट साहित्य से कहीं अधिक बड़ी है और अविच्छिन्न चली आई है, और यहाँ जहाँ पे किसी भी बिना बाधा के वह हम लोग तक चली आई है, ऐसा माना गया है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। शिष्ट साहित्य भी बल्कि लोक साहित्य की ही एक उपज है, और इन्होंने माना है कि शिष्ट साहित्य जो है उसका भी जन्म कहाँ से हुआ है, तो लोक साहित्य से हुआ है। लोक साहित्य का एक भाग इन्होंने शिष्ट साहित्य को भी माना है।
आगे देखते हैं, लोक शब्द की प्राचीनता के संबंध में ऋग्वेद ने इस मंत्र से स्पष्ट होता है। इसको हम लोग को जानना नहीं है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। हमारे लोक विचार में लोक साहित्य लोक समूह द्वारा स्वीकृत अभिव्यक्ति के परंपरागत मौखिक कर्मों में पाई जाने वाली वाणी है, ठीक है, जिसमें लोकमानस संग्रहित रहता है। आदिम मानव के मस्तिष्क की सीधी तथा सच्ची अभिव्यक्ति को ही लोकवार्ता तथा लोक साहित्य कहते हैं। यहाँ क्या कहा गया है, यह परंपरा के रूप में मौखिक क्रम में हमारे बीच यहाँ पे लोकमानस के रूप में संग्रहित होते हुए हमारे मस्तिष्क तक पहुँचा है। और यह जो मस्तिष्क है उसका वह सीधा और सच्चा लोकवार्ता की तरह ही यह क्या बन गया है, लोक साहित्य बन गया है या लोकवार्ता बन गया है, ठीक है। यहाँ पे मौखिक रूप की बात कही है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं लोक साहित्य का क्षेत्र। लोक साहित्य का क्षेत्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न रह सकता है। लोक साहित्य का क्षेत्र बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत है, होगा ही दोस्तों, क्योंकि यह परंपरा से चली आई है। इसका किसी भी क्षेत्र में बांटना इसे संभव नहीं है। जनसाधारण का रोना, गाना, हंसना, खेलना, कूदना, नाचना इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पे जनसाधारण का जो भी है, या अगर वह रो रहा है तो रोना भी एक प्रकार का गीत होता है दोस्तों, ठीक है। गाना, हंसना, खेलना, कूदना, इन सभी को लोक साहित्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। पुनर्जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत माने हुए संस्कारों के अवसरों पर गाए जाने वाले लोकगीत साहित्य की मूल्यवान धरोहर है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी का पुत्र का जन्म होता है तो जन्म से लेकर उसका मृत्यु संस्कार तक जितने भी अवसर या संस्कार किए जाते हैं उन सभी को हम लोग लोक साहित्य के अंतर्गत ही रखते हैं। और लोक साहित्य में किसका पाठ के अंतर्गत रखते हैं, संस्कारों को, तो संस्कारों को लोकगीत के अंतर्गत रखते हैं। इसलिए इसे साहित्य का मूल्यवान धरोहर माना गया है। एक समय था जब जनसाधारण की सरलता तथा स्वच्छंदता यह साहित्य खिलता रहता था। उसका शिष्ट साहित्य के आडंबर एवं कृत्रिमता से दूर तक का भी संबंध नहीं था। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक ऐसा समय था जहाँ पे शिष्ट साहित्य और यहाँ पे लोक साहित्य का जो भी संबंध था वह दूर दूर तक नहीं था। लेकिन वर्तमान में क्योंकि शिष्ट साहित्य जो है दोस्तों उसका उपज जो है वह लोक साहित्य से हुआ है, इसलिए इसमें कुछ बहुत संबंध अब वर्तमान में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, वह साहित्य उतना ही स्वाभाविक था जितना जंगल में खिलने वाला फूल। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी मेरा लोक साहित्य पहले उतना स्वच्छंद था, उतना आज़ाद था, जिस तरह से जंगल में फूल खिलता था और वह पूरी तरह से एकदम स्वच्छंद था, एकदम स्वतंत्र था, वैसा ही हमारा लोक साहित्य भी पहले हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में यह थोड़ा बहुत किसके जद में आ चुका है, तो शिष्ट साहित्य के जद में आ चुका है। जितना आकाश में विचारने वाली चिड़िया उतना ही सरल तथा पवित्र था। जितना गंगा की निर्मल धारा, यहाँ पे चिड़िया के उड़ान के द्वारा या गंगा के निर्मल धारा के द्वारा इससे क्या किया गया है, लोक साहित्य की तुलना की गई है। वैसा ही मेरा लोक साहित्य जो है वह स्वच्छंद है, पवित्र है। उस समय के लोक साहित्य का अब जो हमारा प्राचीन काल में लोक साहित्य है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बहुत थोड़ा सा है दोस्तों। अब अंश आज अवशिष्ट तथा सुरक्षित रह गया है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, जो वह मेरा पुराना जो लोक साहित्य था वह मेरा अवशिष्टों की तरह अभी बस सुरक्षित बचा है, वही हमें लोक साहित्य के रूप में उपलब्ध होता है। और जो अवशिष्ट की तरह बच गया है अर्थात जो यूजफुल हो चुका है, उसी तरह हमारा लोक साहित्य अभी बचा हुआ है। इस तरह लोक साहित्य का क्षेत्र व्यापक हो जाता है। शिष्ट साहित्य तो लिपिबद्ध हो चुका है। शिष्ट साहित्य जितने भी है दोस्तों वह सब क्या हो चुका है, लिपिबद्ध किया जा चुका है, अर्थात उसे लिखा जा चुका है और उसे बड़े ही आदर के साथ देखा जाता है। और शिष्ट साहित्य जो है उसे बहुत ही आदर के साथ देखा जाता है, क्योंकि उसमें किसी खास व्यक्ति विशेष का लिखावट होता है, इसलिए उसे आदर की दृष्टि से देखा जाता है। लोक साहित्य के अंतर्गत किन किन विषयों का समावेश किया जाना चाहिए, इस संबंध में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। अब यहाँ पे लोक साहित्य के अंतर्गत क्या 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 चीज़ का समावेश होगा, इसके बारे में डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने लिखा है। क्या लिखा है हम लोग आगे देखते हैं।
हमारे इतिहास में जो भी सुंदर तेजस्वी तत्व हैं वे लोक में कहीं ना कहीं सुरक्षित है। हमारे इतिहास में जितने भी सुंदर तेजस्वी तत्व है दोस्तों, अर्थात ओजपूर्ण तत्व है, वे कहीं ना कहीं हमारे लोक में अर्थात हम लोगों के बीच कहीं ना कहीं वह सुरक्षित है और वह कभी ना कभी लोक साहित्य के माध्यम से ऊपर प्रकट होगा ही। हमारी कृषि, अर्थशास्त्र, ज्ञान, साहित्य, कला के नाना स्वरूप, भाषाओं और शब्दों के भंडार, जीवन के आनंदमय पर्वोत्सव, नृत्य, संगीत, कला, वार्ताएं, सभी कुछ भारतीय लोक में ओतप्रोत है। यहाँ पे क्या कहा गया है, भारतीय जो लोक साहित्य है उन सभी में क्या है, यहाँ नृत्य है, संगीत है, कला है और साथ ही साथ यहाँ अर्थशास्त्र है, ज्ञान है, कृषि है, इन सभी का स्वरूप हम लोग को देखने को मिलता है, अर्थात इससे यह सब प्रभावित होते रहता है। लोक की गंगा युग युग से बह रही है। यहाँ लोक की जो गंगा है अर्थात समाज की जो गंगा है वह बहुत जमाने से बह रही है। लोक जीवन महासमुद्र है। यहाँ लोक जीवन को महासमुद्र से बताया गया है। उसमें भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी कुछ संचित रहते हैं। लोक ही राष्ट्र का अमर स्वरूप है। यहाँ लोक को राष्ट्र का अमर स्वरूप माना गया है। लोक की धात्री संपूर्णता पृथ्वी और लोक का व्यक्ति रूप मानव है। यही हमारे नवीन का अध्यात्मक शास्त्र है और यही हमारा जो अध्यात्मक शास्त्र है जिसको हम लोग अध्यात्म करते हैं उन्हीं का यह तत्व है दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। वास्तव में आदिम साहित्य सामान्य जन के उस युग का साहित्य है। सामान्य लोगों का उस युग का साहित्य माना जाता है जब मानव समाज का संगठन अत्यंत क्या था, अभिन्न और उच्च कोटि की पारस्परिक सहकारिता पर आधारित होती थी। पहले अगर हम लोग देखेंगे तो मनुष्य क्या करता था, अर्थात एक दूसरे से वस्तु विनिमय के आधार पर जुड़ा हुआ होता था, एकदम साझेदारी पे जुड़ा हुआ होता था। उस समय की यह परंपरा अभी तक हमारे यहाँ चली आई है साहित्यों के माध्यम से। नगर और गांव का विभाजन तो था पर समाज शिष्ट एवं सामान्य व्यक्तियों में विभक्त था और उस वक्त का भी समाज नगर और ग्राम में तो विभाजित था, लेकिन समाज में कुछ लोगों को शिष्ट और कुछ लोगों को सामान्य व्यक्ति माना जाता था। यही तत्व हमारा लोक साहित्य में क्या है, अभी भी विद्यमान है, ऐसा बताया गया है आदिम साहित्य में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने क्या कहा है उसके अनुसार हम लोग देखते हैं। लोक साहित्य को ग्राम साहित्य माना है, आगे भी हम लोग देख चुके थे, और इसे ही स्वीकार करने का आग्रह भी किया है। और यहाँ लोक साहित्य को ग्राम साहित्य ही स्वीकार करने के लिए आग्रह किया है कौन, राम नरेश त्रिपाठी ने। किंतु लोक साहित्य के विद्वान का मत है कि यह विचार हमें अत्यंत संकुचित कर देता है और बाकी जो हमारा अभी का विद्वान है उन लोगों ने इसे संकुचित अवधारणा बताया। जहाँ ग्राम साहित्य सिर्फ गांव का ही साहित्य है, वहाँ लोक साहित्य एक व्यापक अर्थ रखता है। इसके अनुसार जो लोक साहित्य को ग्राम साहित्य कहा गया है वह एक संकुचित अर्थात गांव विशेष का साहित्य माना जाएगा, जबकि जो लोक साहित्य है वह किसी बंधन से मुक्त है अर्थात सभी बंधनों से मुक्त है, वह ग्राम की अवधारणा तक सीमित नहीं रहेगा, वह व्यापक अर्थ रखता है और इसका विस्तार शहर तक भी हो जाता है। वास्तव में लोक साहित्य जनसाधारण का साहित्य है और यहाँ इसका जो विस्तार है वो शहर से लेके बड़ा बड़ा नगर तक हो जाता है, इसलिए इसे जनसाधारण का साहित्य कहा जाता है। आगे देखते हैं। लोक साहित्य लोक कल्याण के लिए लिखा जाता है। जो जितने तरह के भी लोक साहित्य लिखे गए हैं वह सभी लोक कल्याण के लिए लिखे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, लोगों को अर्थात समाज में जो भी बुराई प्रचलित है, समाज में किसी खुशी का है, समाज में किसी पूजा वगैरह का है, तो उन सभी को लिखा जाता है जिससे कि समाज के लोग अवगत हो, तो इसीलिए इसे सामाजिक कल्याण माना गया है। यह क्षेत्रीय विशेषताओं को लेकर चलता है। क्षेत्र में जितने प्रकार की भी विशेषताएं हैं उन सभी को लोक साहित्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। लोक की सत्ता नगर तथा ग्राम में दोनों में सामान्य रूप से विद्यमान है। लोक की जो सत्ता है दोस्तों वह ग्राम और नगर दोनों में समान रूप से एक ही जैसा चलता है।
संस्कृति के विशाल तथा व्यापक साहित्य के अध्ययन से यह ज्ञात होता है। अगर संस्कृति का विशाल तथा व्यापक साहित्य का अध्ययन हम लोग करेंगे तो यह बात पता चलता है कि नगर तथा ग्राम दोनों जगह यह समान रूप से विद्यमान है। गुणाढ्य की बहु कथा तथा सोमदेव के कथा सरिता सागर। यहाँ दोस्तों देखिए, सोमदेव का कथा सरिता सागर है। यह इतिहास में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है जीएस वाले पेपर में। जिन कथाओं का संकलन हुआ है वे वास्तव में लोक कथाएं हैं, और यह लोक कथाएं दोस्तों लोक साहित्य का एक पार्ट होता है जो इस देश के विभिन्न प्रदेशों में फैली हुई है, और यह जो लोक कथा है वह विभिन्न देशों में फैली हुई है। लोक कथा सरिता सागर की प्रस्तावना में बताया गया है कि इन कथाओं का मूल वक्ता कोई अभी सप्त गंधर्व था जो सापवस विध्यंटावी में आ गया था। यहाँ पे इसका जो वक्ता है दोस्तों अर्थात उसको लिखने वाला है वह अभी सब गंधर्व बताया गया है, जो कि अटावी विंध्याटावी प्रदेश का रहने वाला था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग का थोड़ा सा बचा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसके ऐसे अनुमान किया जा सकता है कि गुणाढ्य पंडित ने मूल रूप से इन कथाओं को नगर से दूर रहने वाले ग्रामीणों या अन्य लोगों से सुना होगा। अब जो भी गुणाढ्य पंडित था जो दोस्तों वह इन कथाओं को क्या है नगर से जो दूर रहते हैं अर्थात गांव में जो लोग रहते हैं उन्हीं लोग से यह सुन के आगे फैलाया होगा, ऐसा माना जाता है। मध्य युग के अनेक श्रेष्ठ प्रकरणों, चंपू काव्यों एवं निजंदारी कथाओं का मूल रूप से लोक कथानक ही है। यहाँ पे इन सबको क्या कहा गया है, लोक कथा ही माना गया है। इस प्रकार भारतीय साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग लोक साहित्य पर आश्रित है। यहाँ पे लोक साहित्य पे ये सब आश्रित है, ऐसा दर्शाया गया है। आगे देखते हैं। उपयुक्त तथ्यों को देखते हुए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शिष्ट संस्कृति और साहित्य की तरह लोक संस्कृति और लोक साहित्य का मूल भी अत्यंत ही प्राचीन है। इसी कारण से लोक साहित्य को प्राचीन माना गया है। कहीं ना कहीं यह एक पीढ़ी से सुनते सुनाते दूसरे जगह आया है और यह मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में पैदा हुआ होगा, ऐसा माना गया है। इनकी धारा प्राचीन काल से ही प्रवाहित रही है। इनकी जो धारा है लोक साहित्य की वह प्राचीन काल से बहते हुए अभी वर्तमान में हम लोग के समय तक पहुंचा है, अर्थात वर्तमान तक आया है। तो दोस्तों यह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक था, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। इसमें 2-4 चीज़ है, जब मैं इसका प्रश्न उत्तर करवाऊंगा तब यह क्लियर हो जाएगा। कल जहां से प्रश्न ज़्यादा पूछता है वही टॉपिक को कल हम लोग लोक साहित्य के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, इसमें से अगर पूछेगा तो बहुत हुआ तो 1 से 2 प्रश्न इनमें से आएगा, एक प्रश्न मान के चलिए। लेकिन कल वाला जो टॉपिक होगा वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जो भी भेद उपभेद है, विशेषता है, इन सभी से प्रश्न पूछा जाता है। किन लोगों ने किस तरह से उसको बांटा है, वर्गीकरण किया है, इन सब के बारे में कल हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को इसके देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तभी आप लोगों तक यह नोटिफिकेशन जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जितने भी नए लोग हैं अगर अभी चैनल में जुड़े हैं दोस्तों तो MSH क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा बनकेवरा का पार्ट दिया हुआ है, लोकगीत का पार्ट दिया हुआ है, उसे आप जाके पहले देखिए, तभी आप नागपुरी में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और जिन लोगों को भी PDF चाहिए तो PDF के लिए दोस्तों आप लोग जो WhatsApp नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।